ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए ये यात्रा संस्मरणात्मक बातचीत, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के पर्यटन में चुनौतियां। इस विषय पर डॉक्टर परितोष मालवीय से बातचीत कर रही हैं तुलिका शर्मा। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं डॉक्टर परितोष मालवीय। आप सहायक निदेशक हैं डीआरडीओ में और साथ ही वहां जनसंपर्क अधिकारी का भी काम देखते हैं। विशेष बात आपके व्यक्तित्व की ये है कि आप एक यायावर हैं, एक घुमक्कड़ हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र का 3-4 बार से ज्यादा का दौरा कर चुके हैं। आइए परितोष जी का स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में और उनसे इस दौरे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। परितोष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद तुलिका जी। जी, परितोष जी, जम्मू कश्मीर के इतनी बार दौरे आपने किए, कोई विशेष लगाव था उस क्षेत्र से? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो मेरा परिचय दिया है उसमें मुझे लगता है मेरा प्राथमिक परिचय यायावर या घुमक्कड़ ही होना चाहिए। हाँ। वो ज्यादा मेरे दिल के करीब है। क्योंकि मेरा मिजाज जो है वो ऐसा बन गया है कि अगर हर 2-3 माह में कहीं यात्राओं पे ना जाऊं तो मुझे बोरियत होने लगती है। लेकिन इस बार की गर्मियां जो है, हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण हर जगह लॉकडाउन था और कहीं जाना आना मुमकिन नहीं था। तो इस बार की गर्मियां ऐसी गर्मियां रही पिछले 8-10 सालों में कि मैं पहाड़ पे नहीं जा पाया जी। अन्यथा ऐसी कोई गर्मी नहीं होती थी कि या तो मैं उत्तरांचल या हिमाचल के पहाड़ों पे होता था या जम्मू कश्मीर लद्दाख में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मैंने अलग अलग बार में कम से कम 5-6 बार तो मैं गया हूँ। और हाँ, और अब तो चूंकि 2 राज्य अलग अलग हो गए हैं जी। ये राज्य बन गया है, वो केंद्र शासित प्रदेश है जी। तो दोनों की अपनी अलग खूबसूरती है और अब दोनों की यात्राओं का वर्णन मैं अलग से ही कर सकता हूँ। इतनी बार यात्राएं आपने एक ही जगह की हैं, इसका कोई विशेष कारण की मोहब्बत ज्यादा थी क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से? मुझको ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो या उत्तरांचल हो, लगभग हर 10 कदम पर एक नैसर्गिक सुंदरता बिखरी हुई है और एक बार जाकर ये मुमकिन ही नहीं किसी यात्री के लिए कि वो अच्छे से इसको देख पाए। मुझे तो लगता है कि मैं अपना पूरा जन्म भी अगर इन पहाड़ों पे घूमता रहूं तो भी इनकी सुंदरता को निहार नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि लगभग हर साल हमको आना चाहिए और किसी न किसी जगह पर जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कई पर्यटक स्थल हैं जिनको एक बार में देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप इतनी दूरस्थ स्थानों पर जब जाते हैं तो यात्रा में काफी समय लगता है और जब आप पहुंचते हैं तो फिर वहाँ ठहर कर कुछ निहारना भी चाहते हैं, तो कई बार एक ही स्थल पर कई दिन निकल जाते हैं और फिर अगले बार के लिए दूसरा स्थल बचता है। तो इसलिए अलग अलग यात्राएं करना आवश्यक थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने एक बार जाड़ों में भी यात्रा की है। अच्छा। जब बर्फबारी हो रही हो तो मैं हिमाचल के उसमें था। असली खूबसूरती किसी जगह की तभी देखी जा सकती है जिस मौसम के लिए वो जगह जानी जाती हो। जी हाँ। मैं एक बार जब गुलमर्ग गया, श्रीनगर से जो सबसे निकटस्थ और सबसे प्रसिद्ध जो स्थल है पर्यटकों के लिए वो गुलमर्ग है और गुलमर्ग में मेरा उद्देश्य था कि मैं बर्फबारी देख पाऊं और कुछ स्कीइंग वगैरह जो वहाँ होते हैं वो कर पाए। मेरा सौभाग्य था कि मुझे बर्फ देखने को मिली। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है पहाड़ों पर कि जिस पर्यटक को बर्फ देखने को मिल जाए वो सौभाग्यशाली है। जैसे जंगलों में जाया जाता है तो किसी को बाघ देखने को मिल जाए तो वो सौभाग्यशाली माना जाता है। निश्चित रूप से यदि आप बाघ देखने जा रहे हैं और बाघ यदि आपको दिख जाता है तो आपका सौभाग्य ही माना जाता है। इसीलिए कश्मीर की खूबसूरती विशेषकर जाड़ों में, जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो मैं जो बर्फबारी की बात कर रहा हूँ तो मैं कश्मीर घाटी की बात करता हूँ जो जवाहर टनल से शुरू होती है। हाँ, जब जवाहर टनल आप पार कर जाते हैं तो उसके बाद घाटी में प्रवेश करते हैं, ऐसा बोलते हैं। हालांकि जवाहर टनल के इस ओर भी बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं जो उधमपुर के बाद से बहुत सुंदर पर्वतीय इलाके शुरू होते हैं। परितोष जी, जैसा मेरा अनुभव है, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है, जो जम्मू से शुरू होकर के ऊपर की तरफ जाता है लेह और आगे और ऊपर खारदुंगला तक, व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए इस नेशनल हाईवे पर, क्योंकि पल पल हर कुछ 10 किलोमीटर पर आपको एक नया नजारा देखने को मिलता है
और जैसे ही जवाहर टनल हम क्रॉस करते हैं, जवाहर टनल के इधर हमको हरियाली भी कम देखने को मिलती है, पत्थरों के पहाड़ देखने को मिलते हैं और जैसे ही वादी में आते हैं नजारा एकदम बदल जाता है। जो अद्भुत अनुभव उस समय आप कर पाते हैं वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो घाटी है उसमें पर्यटकों के लिए जाने के लिए दो ही मार्ग हैं, या तो वो हवाई मार्ग से सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे या फिर वो जम्मू तक ट्रेन से जाएं और वहां से निजी वाहन द्वारा या बसों द्वारा आप कश्मीर घाटी में प्रवेश कर सकते हैं। लगभग 10 घंटे लग जाते हैं जम्मू से श्रीनगर पहुंचते जी। और जब हम जवाहर टनल जो लगभग बीच में है, बीचों बीच है, उसको पार कर जाते हैं तो वो ऑफिशियली ये कहा जाता है कि अब आप कश्मीर घाटी में प्रवेश कर गए, वैली जिसको हम बोलते हैं। निश्चित रूप से मेरा खुद का भी अनुभव यही है कि जब उस 1-1.5 किलोमीटर लंबी टनल से हमारी बस निकल के उस ओर पहुंची तो वो नजारा ही अलग था, क्योंकि आप किलोमीटरों तक फैली लंबी वादियों को देख पा रहे थे और दूर स्थित जो पहाड़ हैं उनमें जो नीली रंग की छवि उभर रही थी, वो जो दृश्य है वो हर पर्यटक को जो है मंत्रमुग्ध कर देता है जी। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको बहुत सुंदर सुंदर नदी, पर्वत, हरियाली, हरे घास के मैदान ये देखने को मिलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका वाहन जहाँ जा रहा है उस सड़क की ओर जो है कलकल करती हुई नदी बह रही है और पीछे बढ़िया बर्फीला पहाड़ खड़ा हुआ है, तो देख के बस ऐसा लगता है कि यहीं बस जाए। जी। परितोष जी, सबसे पहली बार कश्मीर की यात्रा आपने कब की? मैंने सबसे पहली बार जब यात्रा की थी तब मैं छात्र जीवन में था। गर्मियों की छुट्टी हुई और उसके बाद हम लोगों ने ऐसा मन बनाया कि घूमने चलते हैं पहाड़ों पे, तो हम कुछ मित्र एक साथ श्रीनगर तक गए थे। उस समय हमने श्रीनगर के बाद पहलगाम देखा था और वापस आ गए थे, क्योंकि काफी समय हमारा यातायात में निकल चुका था और हमारे पास इतना समय नहीं था। फिर उसके बाद मैं सरकारी सेवा में आने के बाद 1-2 बार गया और मैं अमरनाथ यात्रा पर भी गया हूँ। अरे वाह! और वो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आपको कश्मीर के बहुत अंदर के इलाकों से लेके जाती है, जो जहाँ पर आप उनकी संस्कृति को भी देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि वहाँ पर किस तरह का जीवन यापन है, किस तरह से स्थानीय लोग अमरनाथ यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, टेंट लगाने से लेकर और खच्चर ले जाने तक, सामान कुली का ले जाने से लेकर आपको कहवा पिलाने तक, आपको बहुत सारी चीजों के लिए उन पर निर्भर होना होता है। और मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मैं पहलगाम के तरफ से गया अमरनाथ और बालताल की ओर से उतरा हूँ, तो एक तरह से मैंने पूरा चक्कर जो है मतलब दोनों रास्ते आपने देख लिए। हाँ, नाप दिए। हाँ, मतलब जो मैदानी इलाका है जहाँ खच्चरों से जाया जा सकता है और कहीं कहीं पर मोटर भी चलती है, वहाँ से भी आप गए और पैदल यात्रा पूरी की। और जो बालताल का रास्ता है वो सीधी खड़ी चढ़ाई है और पत्थरों के पहाड़ हैं, वहाँ से भी आपने वो सौंदर्य भी देखा। ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सभी पर्यटक, कुछ बुजुर्ग पर्यटक या बच्चे संभवतः दुर्गम पहाड़ी ट्रैक पे न जा पाए, तो कम से कम पहलगाम तक तो लगभग सभी पर्यटक जाते हैं। और पहलगाम के पास बहती लिद्दर नदी में जो नौकायन का भी लाभ लोग उठाते हैं और बहुत सारे होटल हैं वहाँ पर जहाँ पे आप रुक के वहाँ की खूब सुंदर हरियाली को निहार सकते हैं। रास्ते में आपका सोनमर्ग भी आपको मिलता है और इस तरह का जो पर्यटकों के लिए और या परिवार के साथ जाने के लिए जो जगहें हैं उनमें पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर तो है ही। ये मुख्य आकर्षण है जो पारिवारिक लोग जहाँ पर जा सकते हैं। और मुझ जैसे यायावर के लिए यहाँ पर ट्रैकिंग जिसको चाहिए होती है तो उसके लिए तो फिर कोई जगह ही कमी नहीं है, कहीं भी आप ट्रैक पर निकल जाएं। रास्ते बहुत दुर्गम हैं। यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, विशेष तौर पर हम कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र की अगर बात करें तो ये दुर्गम रास्तों का भी एक यात्री के लिए अलग आनंद है। तो इन दुर्गम रास्तों पर भी आपने कुछ यात्राएं की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनगर तक का रास्ता अब लगभग स्मूथ है, बिल्कुल अच्छा बना दिया गया है। कुछ सेना की आवाजाही के कारण भी और कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण ये रास्ता बहुत अच्छा हाईवे बन चुका है, तो इसमें इतनी दुर्गमता अब नहीं है।
जबकि मैं दूसरी यात्रा पे गया हूँ, एक दुर्गम और यात्रा मैंने लद्दाख की थी मनाली से लेह तक का जो मार्ग है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मार्गों में से एक है वो। जी जी जी। और मैं उस मार्ग पर भी जा चुका हूँ और वो भारत के सबसे दुर्गम मार्गों में से भी एक माना जाता है और अपने आप में विश्व के सबसे सुंदर और सबसे कठिन मार्गों में से उसकी गिनती होती है। और मैं उस रास्ते पे गया हूँ। लगभग 473 किलोमीटर की दूरी है मनाली से लेह तक, जो 2 दिन में पूरी करनी होती है हमको। और हम लोग अपने निजी वाहन से गए हैं और वो रास्ता मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी कोई पर्वतीय यात्रा है तो वो वही है। अच्छा। मनाली से लेह। ये जो रास्ता है मनाली से लेह का, इस रास्ते पर साइकिलिंग ट्रूप्स भी चलते हैं, लोग मोटरसाइकिल से भी ग्रुप बना करके जाते हैं। जी हाँ। रास्ते का आनंद लिया जाता है इस पूरी यात्रा में। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मनाली से लेह तक का मार्ग है, हम जैसे सामान्य जो यायावर हैं वो निजी वाहनों से या अन्य माध्यमों से इस रास्ते पर जाते हैं, लेकिन कुछ साहसी लोग हैं जिनमें मैंने बहुत बड़ी संख्या में युवा देखे और युवा लड़के और लड़कियां दोनों, और बहुत सारी मात्रा में मैंने विदेशी पर्यटकों को भी देखा है तो रास्ते पे जो साइकिल लेकर निकल रहे हैं। और साइकिल के ग्रुप मुझे बहुत सारे मिले जो लगभग 10 से 12 दिन में ये जर्नी पूरी करते हैं, 450 किलोमीटर लगभग। और ये इतना दुर्गम इलाका है कि उनको इतनी सारी तैयारी करके जानी होती है क्योंकि आप बड़ी विकट परिस्थितियों में फंस सकते हैं ये रास्ते में। लेकिन मुझे उस समय बड़ा घोर आश्चर्य हुआ जब मैंने एक विदेशी युगल को साइकिल चलाते हुए देखा और वो बहुत कम सामान के साथ उस रास्ते पे जा रहे थे और उनके पास पानी की एक बोतल भी नहीं थी पीने के लिए। उन्होंने हमें हमारे रास्ते में रोका, हमसे पानी की बोतल पीने को मांगी। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा कि आप इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं और आपने पानी भी मेरे साथ नहीं लिया है, ये कैसे? तो उस युगल ने मुझे जवाब दिया, उसको सुनकर मैं हतप्रभ रह गया और मुझे लगा कि हम लोग अभी कितना कम जागरूक है अपने पर्यावरण को लेकर। उन्होंने ये बोला कि मैं इसलिए वाटर बोतल कैरी नहीं करती क्योंकि मैं इसको फेंकूंगी कहाँ खाली हो जाने के बाद। और मैं इस सुंदर जगह पर प्लास्टिक कचरा नहीं फेंकना चाहते। क्या बात है। तो जहाँ भी रास्ते में आप जैसे और पर्यटक मिलते हैं उनसे मांग के हम पानी पी लेते हैं। और इस तरह से हम जीरो वेस्ट पॉलिसी के साथ आए हैं कि हम इस रास्ते पे बिल्कुल अपनी ओर से पीछे हम जो अपने मार्ग हैं वो उसमें किसी भी तरह का कचरा नहीं हम फेंकेंगे। तो ये बात सुन के मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने भी अपनी ये पॉलिसी बनाई हुई है कि मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और अगर दुर्भाग्यवश करना भी पड़े तो मैं उसको कहीं पे भी फेंकता नहीं हूँ जब तक कि उसकी वास्तविक जगह ना हो डिस्पोज करने। निस्तारण की सही जगह मिलने पर ही आप उसे वहाँ फेंकते हैं। जी। मनाली से लेके लेह तक का जो मार्ग है ये 473 किलोमीटर है और इसमें आपको 5 दर्रे पार करने होते हैं जिनको ला बोलते हैं वहाँ की भाषा में, अंग्रेजी में ला बोलते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मनाली के पास सबसे प्रसिद्ध जो दर्रा है वो रोहतांग है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक जाते हैं। तो 13,000 फीट की ऊंचाई जिसकी बोलते हैं। तो रोहतांग तो मनाली से निकलते ही आ जाता है, पहला दर्रा है। और उसको पार करने के बाद जिसको सही मायने में बोलते हैं हम कि वो सौंदर्य नैसर्गिक वहीं से प्रारंभ होता है, रोहतांग के उस ओर से। और रोहतांग बहुत ज्यादा पर्यटकों के कारण बहुत प्रदूषित स्थल भी हो गया है। बहुत बर्फ वहाँ मुझे गंदी मिली और लगभग मैंने सुनने में आया है कि 5,000 वाहन रोज रोहतांग जाते हैं, करीब 25,000 यात्रियों को लेकर। तो बहुत प्रदूषण की मात्रा वहाँ पे हो गई है। तो लेकिन जब हम रोहतांग के ऊपर उतर जाते हैं तो एक स्वर्ग में हमारा प्रवेश होता है। और रास्ते में जो बाकी 4 दर्रे हैं जिनमें बारालाचला दर्रा जो 16,500 फीट की ऊंचाई पर है और उसके बाद नक्की ला करके एक जगह है वो दर्रा है, फिर लाचुंग दर्रा है, फिर टांगलांग ला जिसको टांगलांग नाम है और ला मतलब दर्रा। तो इस तरह से आप 5 दर्रों को पार करते हैं। जो बाकी दर्रे हैं वो सारे 15,000 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई को आप पार करते हैं, जो कि बहुत ऊंचा है। जिसको जहाँ पर आपको जो जिनको सांस लेने में समस्या है या जिनको
माउंटेन सिकनेस है उनको वो लक्षण आते हैं तो कुछ दवाइयों के साथ लोगों को जाना चाहिए। इस मार्ग पर जाने के लिए आपको चिकित्सीय जांच जरूरी है और कुछ दवाएं आप पहले से अपने साथ रख लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रख लें, क्योंकि लगभग 300 किलोमीटर का मार्ग ऐसा है जहाँ पर कोई मानव बसाहट नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई टेलीफोन लाइन, बिजली लाइन कुछ भी नहीं है। 300 किलोमीटर का जो इलाका आप पार करते हैं उस समय आप केवल अकेले होते हैं। आपके 100 किलोमीटर आगे तो पीछे कोई नहीं होता। कई बार कुछ एक स्नो लेपर्ड होते हैं या कुछ बकरियां होती हैं जो पहाड़ों पे मिलती हैं और कुछ घास होती है। इसके अलावा आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए आपको कुछ तैयारियों के साथ इस मार्ग पे जाना होता है। आपके पास पर्याप्त गर्म कपड़े होने चाहिए। कभी भी बर्फबारी हो सकती है, लैंडस्लाइड से मार्ग बंद हो जाता है, तो आपके पास अपने आप को गर्म रखने के और कम से कम 2 रातें गुजारने के लायक भोजन सामग्री होनी चाहिए जी। तो लेकिन ये यात्रा बहुत सुंदर है। इस रास्ते के जो पड़ाव है मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा तो 1 घंटे हो जाएंगे, इतनी सुंदरता को मैंने देखा है जी। इसमें आप केलोंग होते हुए जाते हैं। केलोंग है एक जिस्पा एक जगह है जो जहाँ से चेनाब नदी उसके सामने से बहती है। बहुत सुंदर एक होटल है उस जगह पर। और उसके बाद बारालाचला दर्रा है जो कि सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक दर्रों में से एक है। उसमें चारों ओर बर्फ बिखरी होती है और उस दर्रे में ही आपको चंद्र ताल है और सूरज ताल है, दोनों ताल हैं जहाँ से चंद्रा और भागा नदियां निकलती हैं और ये साल भर जमी हुई अवस्था में होते हैं। गर्मियों के समय आप जब जाते हैं तो आपको थोड़ी सी झील दिखती है जिसमें बर्फ के टुकड़े तैर रहे होते हैं। तो इन दोनों तालों से चंद्रा और भागा नदियां निकलती हैं जो आपस में जो मिलकर चेनाब कहते हैं। चंद्रभागा या चेनाब उसी का नाम है। ये केलोंग के पास दोनों का संगम है जो आपको रास्ते में मिलता है देखने को। और आप एक तरह से इन नदियों के उद्गम के बगल से निकलते हुए आप मूर के मैदानों से होते हुए और 4 दर्रों को पार करते हुए लेह पहुंचते हैं और ये अद्भुत जर्नी इस तरह संपन्न होती है। एक बार और मैं बताना चाहूंगा एक बात कि इतनी ऊंचाई पर लगभग आधे दिन की यात्रा कर चुकने के बाद आपको एक जगह पहाड़ों पर मिलती है जो करीब 25 किलोमीटर लंबा एक मैदान है। और कोई कल्पना भी मैंने नहीं की थी कि इतने सारे पहाड़ों को 10-12 घंटे की पहाड़ की यात्रा के बाद मुझे इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा मैदान मिलेगा जिसमें 10 क्रिकेट स्टेडियम बन सके। इतना बड़ा मैदान, तो जिसको शायद किसी ने मुझको बताया कि इसीलिए लद्दाख को दुनिया की छत बोलते हैं। ये ऊपर जाके प्लेन हो जाता है। तो वो नजारा ही इस जगह पर आप मिलते हैं, उस जगह पहुंचते हैं। और ये एकमात्र जगह है दुनिया की जहाँ पर आपको नदी, पर्वत, बर्फ, रेगिस्तान और बीहड़ एक ही जगह पर देखने हैं तो वो यहीं पर मिल सकते हैं, इसी मार्ग पे मिल सकते हैं। इसलिए ये बहुत अद्भुत जगह है और सभी यात्रियों को कम से कम एक बार इस जीवन में इस मार्ग पर जरूर जाना चाहिए। बहुत खूबसूरती से आपने इस रास्ते का वर्णन किया परितोष जी। मुझे लग रहा था कि मैं आपके साथ साथ उस सफर पर हूँ और आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। दर्रों की खूबसूरती के बारे में बताइए, क्योंकि आपने बताया कि 5 दर्रे पार करने पड़ते हैं। ये दर्रा नाम जो है वो हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये दर्रा किस तरह से बनता है, प्राकृतिक रूप से संरचना इसकी कैसी होती है? जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि यात्री लोग दर्रों से गुजरते हुए हिमालय को पार करके भारत भूमि में प्रवेश करते थे, चाहे वो अफगानिस्तान के आसपास के दर्रे हों या ये तिब्बत से जुड़े हुए हिमालय की ओर जाने वाले दर्रे हों। दर्रे का मतलब पहाड़ों की एक ऐसी संरचना जिसके बीच से कुछ मार्ग मुमकिन है। मूलतः आपको कुछ पहाड़ों को ऊपर से गुजरना होता है जिसको दर्रे को लांघना बोलते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि हम 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच में से कहीं से गुजर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में हम एक पहाड़ को दरअसल पूरा ऊपर तक जाके फिर नीचे उतरते हैं। एक दर्रा समाप्त होने का मतलब दर्रा वो जगह है जो 2 घाटियों को मिला देता है। जो पहाड़, उस पहाड़ को लांघना, उसको दर्रे का नाम दिया गया है, इसलिए कि वो पहाड़ ही मुमकिन हो पाया है लांघना।
बाकी जो उसके अगल बगल को जो पड़ोसी पर्वत हैं वो बर्फ से इतने ऊंचे हैं कि उनको आप मोटरेबल नहीं है, या जिनको वाहन द्वारा आप नहीं लांग सकते, पैदल नहीं लांग सकते, मुमकिन ही नहीं है उसको लांघना। तो ऐसे पहाड़ों के बीच जो अनंत विस्तार है पहाड़ों का, उस अनंत विस्तार में कुछ पर्वत या कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ से मार्ग निकल सकते हैं और वो पहाड़ के उस पार तक आपको ले जा सकते हैं, तो उसको आमतौर पर दर्रा बोलते हैं। तो इस तरह से हमने बड़ी चोटियां जो है पार की, और इस मार्ग में जो मैंने आपको बताया कि 15,000 फीट से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई तक के ये दर्रे हैं, और ऐसा कई बार हुआ कि हम कभी 16,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए, फिर उसके बाद उतर के फिर से 11,000 फीट पर आ गए, फिर करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद हमने फिर 17,000 फीट की चढ़ाई चढ़ी, और फिर हम नीचे उतरे। इस तरह से ऊपर नीचे उतरते हुए ही आप लेह तक पहुंच पाते हैं। आपकी बताई बातों से इतना तो हमें महसूस हो रहा है कि इन रास्तों पर जाने से पहले व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता तो बहुत आवश्यक है ही, शारीरिक रूप से भी बहुत फिटनेस चाहिए होती है। तो यदि आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो फिजिकल फिटनेस पहले बनाइए और फिर जाइए तो ज्यादा बेहतर एंजॉय कर पाएंगे। एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस यात्रा पे यदि आप जाना चाह रहे हैं या लद्दाख की यात्रा पर आप जाना चाह रहे हैं, तो चाहे वो वायु मार्ग से जाएं या फिर इस रास्ते से जाएं। इस रास्ते से जाने का फायदा ये है कि कुल्लू के बाद से आपकी पर्वतीय इलाका ठीक ठाक शुरू हो जाता है, तो आपको रास्ते में मनाली, रोहतांग, जिस्पा, केलोंग, इस तरह से आप जब ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो धीमे धीमे आपका शरीर अनुकूलित होता जाता है, जिसको एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं हम लोग। तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए, क्योंकि लद्दाख जो इलाका है वो कम ऑक्सीजन का इलाका है, और अगर आप सीधे वायुयान द्वारा पहुंचे हैं लेह में, तो ये प्रोटोकॉल है कि आप कम से कम 2 दिन बिल्कुल आराम करेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क में सूजन आ सकती है, ऑक्सीजन की कमी से आपको हेलुसिनेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है। तो 2 दिन आप बस केवल तरल पदार्थ पिए और लेट कर आराम करें, ऐसा कहा जाता है। दूसरा ये है कि इन रास्तों पे चलने के पहले बेहतर होगा कि आप मैदानी इलाकों में पैदल चलने और खूब तेज वॉकिंग करने के अभ्यास को डाल लें, ताकि आपके फेफड़े उसके लिए तैयार हों। इसके अलावा एक्यूट माउंटेन सिकनेस से संबंधित जो भी दवाएं होती हैं वो भी आपको लेना शुरू करनी पड़ती है ले जाने के पूर्व। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो सभी को बरतनी चाहिए, जो जिनको हृदय संबंधी या उच्च रक्तचाप संबंधी बीमारियां हैं, तो उनको डॉक्टर के परामर्श के बाद ही इस इलाके में जाना चाहिए। हर जगह का खान पान बहुत अलग होता है, तो आपने वहाँ के खान पान के बारे में क्या महसूस किया, क्या जाना? जी, खान पान मैंने 2 तरह से महसूस किया। एक खान पान है जो कश्मीर घाटी का खान पान है, जो जहाँ उनके परंपरागत पेय जिसको हम कहवा है वो हम जानते ही हैं, मैंने स्वयं उसको पिया है, और जिस समय मैंने कहवा पिया था तो वो मुझको जीवन दायिनी स्थिति था मेरे लिए। वो मैं अमरनाथ यात्रा में था और शेषनाग की जो चढ़ाई है बहुत कठिन चढ़ाई है, और शेषनाग की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते स्थिति ये हो गई कि बहुत तेज बारिश और बर्फबारी होने लगी थी, और मैं पूरा भीग चुका था और थका हुआ था ही। तो बारिश और बर्फ से बचने के लिए मैं एक झोपड़ी में प्रवेश कर गया, जिसमें घोड़े वाले लोग विश्राम कर रहे थे, जो वहाँ के छत चलाने वाले लोग होते हैं, और वहाँ वो लंबी लंबी झोपड़ियाँ बनाते हैं जिसमें अंदर 20 से 25 लोग तक लेट जाते हैं एक साथ। तो मैं भी बीच में वहीं लेट गया, तो जो उस ढाबे का या झोपड़ी का जो मालिक था उसने मुझको स्टील के गिलास में गरम गरम कहवा पीने को दिया जी, और वो मैंने अपने दोनों हाथों से थाम के पहले उसकी गर्मी को अपने हाथों से अवशोषित किया। उसके बाद मैंने उसको पिया तो मुझे ऊर्जा से भरे जैसा एहसास हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पारंपरिक पेय है वहाँ का या पारंपरिक खान पान है वो संभवतः उन दुरूह या सुदूर बर्फीले इलाकों में जीवन जीने के लिए आवश्यक है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ उस कहवे में भी डाली जाती हैं जो पारंपरिक रूप से बनाते हैं, जिससे आपका शरीर गर्म रहता है और आपको उससे ऊर्जा मिलती है। घूट घूट जीवन आपको मिला।
जी बिल्कुल आवश्यक है। दूसरा, खान पान के संबंध में मैंने ये पाया कि जो लद्दाख के इलाके का खान पान है वो कश्मीर घाटी के खान पान से थोड़ा सा भिन्न है। उसमें आपको वहाँ का जो आहार तिब्बत से या भूटान से या चीनी आहार है वो काफी इस पूरे इलाके का एक जैसा है। मोमो या नूडल्स, थुक्का चीज होती है। ये नूडल्स को सरल रूप में पीते हैं, थुक्का करके बोलते हैं उसको। तो वो वहाँ का पारंपरिक व्यंजन है। तो ये जो थुक्पा है ये मनाली से लेह वाले रास्ते में भी मुझे कई जगह पीने को मिला। और लेह के बाद जब आप खारदुंगला या हुंडर या सीमावर्ती इलाकों में जाते हैं तो पूरा वहाँ का पारंपरिक व्यंजन है ये। लगभग हर घर में मैंने थुक्पा पीते हुए और मोमो खाते हुए लोगों को देखा है जी। और कश्मीर वैली का अपना पारंपरिक उनके बहुत सारे व्यंजन है। उनका तो दफ्तर खान करके एक रिवाज है जिसमें बहुत सारे कश्मीरी पकवान एक साथ परोसे जाते हैं, जिसमें आपको कई बार 50 से 52 तरह के व्यंजन जो हैं एक साथ परोस के खाने का उनका पारंपरिक कश्मीरी व्यंजन है। तो हालांकि मुझे वो खाने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन उसके बारे में मुझे जानकारी मेरे एक साथी ने दी थी। कठिन जीवन परिस्थितियां होती हैं तो ये जो तौर तरीके बनाए गए हैं वो मिलने जुलने के और उत्साह बढ़ाने के तौर तरीके होते हैं और कुछ नहीं होते हैं कि एक साथ मिलकर खाया जाए और बातें की जाए, नाचा गाया जाए। ये बहुत बड़ा एक जीवन के लिए अमृत होता है। कठिन परिस्थितियों में रहते हुए अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखा जाए। और ये चीज मैंने कश्मीर घाटी में भी देखी और लेह में भी देखी। जो आप कह रही हैं कि एक सामाजिकता है, सामाजिकता का दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि दुर्गम इलाकों में जो रह रहे हैं लोग, उनके पास समय व्यतीत करने के साधन बहुत कम है। हमारे पास भी उतना ही समय है जितना उनके पास है, लेकिन हम अपना समय बर्बाद बहुत करते हैं बहुत सारी चीजों में जी। और उनके पास उसका समय होता है तो उसका उपयोग वो सामाजिकता में भी करते हैं। मैंने बहुत सारे उनको खेल खेलते हुए देखा है, गुटों में बैठ के वो खेलते भी हैं, जिनमें चौसर जैसा भी कुछ गेम एक होता है। वो जो हम लोग कहीं बचपन में खेलते थे, जो अष्टा चंगा जैसा जिसको हम लोकल बोलते हैं, उस तरह का खेल भी मैंने कश्मीर में कई लोगों को समूह में खेलते हुए देखा है। और खाने का रिवाज तो है ही है। और गाँव के मोड़ों पे मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को गप लगाते हुए और सिगार पीते हुए देखा। मैदानी इलाकों के लोगों को ऐसा लगता है कि 15 दिन पहाड़ पे रह लेने के बाद बड़ा बोरियत हो जाता होगा यहाँ के लोगों कि कुछ करने को बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको मैदानी इलाकों में आके घबराहट होती होगी कि ये जिंदगी कैसी भाग रही है यहाँ पे। वो बहुत सुकून से हैं, बहुत खुश हैं वो लोग अपने स्थितियों में। बशर्ते उनके थोड़े से आय के साधन हो, उनकी खेती और उनके रोजगार के साधन यदि मुहैया हो तो उनसे अच्छा जीवन तो किसी का नहीं। परितोष जी, इतनी बेहतर तरीके से आप ये सारी बातें बता रहे हैं। कभी लिपिबद्ध करने को सोचा, कोई किताब छपवाने की सोची? क्योंकि ये सारे अनुभव यदि लोगों तक पहुंचेंगे तो बहुत ही अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें लोगों तक पहुंचेंगी। मैंने यात्रा का वृत्तांत देखा था, मनाली से लेह तक की यात्रा वृत्तांत मेरा। और कई सारे वेब पोर्टल पे वो प्रकाशित भी हुआ था। और उसका शीर्षक था दुर्जन निर्मम निर्जन। क्योंकि वो जगह दुर्गम भी है, निर्जन भी है और निर्मम भी है, तीनों है। तो ये मेरा यात्रा वृत्तांत का शीर्षक था और मैंने इसको लिखा था विस्तार से, जिसमें मैंने बहुत सारे तस्वीरें भी प्रकाशित की थी। ये है। और ये ऐसी जगह है कि जहाँ थोड़ा सा भी विचारशील मनुष्य या साहित्यिक प्रकृति में अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति यदि इस यात्रा पर निकलता है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उसकी कलम उसको प्रेरित ना करे करने के लिए। तो आप भी कभी इन यात्राओं पे जाएंगी तो आप भी निस्संदेह बहुत सारी चीजें लिखेंगी अपनी डायरी। जी। परितोष जी, बहुत अच्छी तरह से आपने इन सभी विषयों को हमसे साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे श्रोताओं की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी आप सुन रहे थे ये यात्रा संस्मरणात्मक बातचीत, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के पर्यटन में चुनौतियां। डॉक्टर परितोष मालवीय से बात कर रही थीं तुलिका शर्मा।